अरीब साहब, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। इतना खूबसूरत आपका कलाम, इतनी बड़ी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, माशाल्लाह से आपने नेशनली इंटरनेशनली इतना परफॉर्म किया हुआ है। सबसे अच्छी और यादगार परफॉर्मेंस ये आपको लगा कि भाई यहाँ परफॉर्म करके मुझे बड़ा मज़ा आया? ऐसी तो खैर कई परफॉर्मेंसेस होती हैं जो अच्छी नहीं, बहुत सारी यादगार, जाहिर है इतने साल हो गए अब बजाते हुए। ये कि मेरा ख्याल में एक तो मुल्क से बाहर एक दफ़ा, मेरा ख्याल में अब तो काफ़ी साल हो गए इस बात को, शिकागो में एक बड़ा अच्छा वेन्यू है, ओल्ड टाउन स्कूल ऑफ म्यूज़िक। तो वहाँ पे हमें साउंड इतना अच्छा मिल रहा था और वहाँ पे कोई 1500 लोगों की ऑडियंस भी थी। तो वो इतना अच्छा साउंड था हमारा, हम सबका, मेरे साथी थे म्यूजिशियंस जो हम साथ बजाते हैं बैंड में, कि हमने फिर उसकी एक लाइव एल्बम जो है वो रिलीज़ की और उसका नाम रखा लाइव इन शिकागो। तो क्योंकि बाद में हमें पता चला कि वो साउंड वाले ने रिकॉर्ड भी कर ली थी। तो सबसे यादगार तो शायद वही है, क्योंकि उसकी एल्बम भी निकली और फिर वो बाद में हम खुद उसको इतनी दफ़ा सुनते रहे और उतनी दफ़ा इंजॉय करते हैं। हाँ, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। तो फिर उसको हमने एंजॉय किया। अच्छा, कितना आपने कहा कितने साल हो गए, जाहिर है हम भी आपको बहुत अरसे से सुन रहे, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए? म्यूजिक तो बचपन से ही मैं कर रहा हूँ। मैं उस वक्त टीनेजर था जब मैंने पहली दफ़ा गिटार सीखना शुरू किया। भाई जो है वो ले आया था, मेरा बड़ा भाई घर, उसने जो है उसको कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा। पहली 2 कॉर्ड्स मैंने उसी से सीख ली। फिर मैंने वो एक किताब उसने ख़रीद ली थी गिटार की कॉर्ड्स की, उससे फिर हमने सीखा। उस वक्त इंटरनेट का तो ज़माना नहीं था। और फिर उस वक्त जो है मैं इनकलाबी गीत गाया करता था, 80s का दौर है, तो वो फिर गिटार में मैं उनका साथ देता था। तो उस वक्त मेरा ये ख्याल नहीं था कि ये मेरा एक प्रोफेशन भी बन जाएगा। फिर जब मैं बाहर क्रोएशिया में मैं कई साल मैंने गुजारे, तो वहाँ पे जब मेरी पढ़ाई से दिलचस्पी हटनी शुरू हुई और परफॉर्मेंसेस पे ज़्यादा आनी शुरू हुई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ शौक से ज़्यादा बड़ा मामला है। ज़्यादा बड़ा मामला हो गया। अच्छा, वो जो भाई हैं आपके, वो फिर सिंगर बने या नहीं, जो गिटार लेके आए थे? नहीं, बदकिस्मती से नहीं, वो नहीं हालांकि उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन उसने कभी वो उस तरह रियाजत नहीं किया। आपने कभी इनकरेज भी नहीं किया, भाई आप अच्छी आवाज़ है, मैं छोटा भाई था, मेरा तो काम भी नहीं था इनकरेज करना। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद है, तो ईद का मौका है तो ऐसा नहीं हो सकता, खवातीन की सजावट और फिर जाहिर है तस्वीरें बनाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी यहाँ पर सेल्फीज का दौर चल रहा था, तो ईद और खवातीन और मोबाइल और कैमरा ऑन ना हो, ये हो नहीं सकता। हमारे साथ राशिदा माहीन साहिबा मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। राशिदा साहिबा, एक तो आप शायरा, खूबसूरत शायरी भी आपकी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी आप बताएं कि ईद आपकी, बड़ी ईद खास तौर पर, वो कैसी गुजरती है? बहुत शुक्रिया हम टीवी का आपने बुलाया। तमाम पाकिस्तानियों को, आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ, बड़ी ईद की, बड़े दिन की मुबारक हो। ईद का दिन जैसे ख़वातीन का होता है घर में, किचन में, हाँ, मतलब कुर्बानी होती है और उसके बाद फिर आपको पता है कि गोश्त को संभालना, उसको बांटना। और मैं वैसे ख़ुद कोई इतनी कुकिंग नहीं करती हूँ, मगर ये कि हेल्प कर देती हूँ या टेस्ट कर रही होती हूँ क्या चीज़ अच्छी बन गई है, क्या अच्छा, कुकिंग का शौक नहीं है या फिर टाइम नहीं मिलता? मुझे इतना शौक भी नहीं है, 2-3 चीज़ें अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। एक्चुअली मैं पढ़ाती भी हूँ, यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, तो उसके अलावा फिर मुशायरे, मतलब हफ्ते में 3-4 दफ़ा तो मुशायरों में जाना पड़ता है। फिर इस वजह से, लेकिन ये है कि ईद वाले दिन कोशिश करती हूँ यखनी पुलाव अच्छा बना लेती हूँ। क्या बात है। हाँ, और चप्पल कबाब भी मेरे पसंद किए जाते हैं घर भाई। देखिए ना, ये चप्पल कबाब तो बड़ी सौगात होती है। और एक रीजन है, केपी का जो रीजन है, और खासकर पेशावर का रीजन है, उसमें बड़े मशहूर हैं चपली कबाब। और मेरा बड़ा दिल करता है मैं जाऊं पेशावर और वहाँ की जो मार्केट्स हैं, किस्सा खानी बाजार है, वहाँ जाकर चपली कबाब खाऊं। तो अगर आप चपली कबाब अच्छे बना सकते हैं, आई थिंक आप सब कुछ बहुत अच्छा बना सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आप आइए कभी घर तशरीफ लाइए। भाई देखें, आप मुझे दावतें जो है वो मिलनी शुरू हो गई। ईद अभी शुरू हुई, आज पहला दिन है, मेरे ख्याल से कल का दिन इनकी तरफ दावत में गुजार देते हैं। हसन साहब, आप बताएं, आप शायरी तो बहुत अच्छी करते हैं, आपको हम आपकी जो लिखे हुई चीज़ें हैं वो तो हम गाने भी उसमें सुनते हुए आ रहे हैं। आपका बड़ा मशहूर गाना आवागी में हद से गुजर जा, ये जो है ये कहाँ से आमद होती है? मुझे पहले तो ये बताएं, जब आप लिखने बैठते हैं तब सोच के बैठते हैं कि आज मैंने इस तरह का कोई चीज़ लिखनी है? नहीं, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया हम टीवी का और आपका कि आपने मुझ नाचीज़ को यहाँ इनवाइट किया। शायरी जो है ये तो जो जितने फाइन आर्ट्स के शोबे हैं, शायरी हुई, मुसव्वरी हुई,
सिंगिंग हुई, डांस हुआ, ये कुदरत की तरफ से वदियत होते हैं आपको। ये टैलेंट gifted। आपको कुदरत की तरफ से आता है। अलबत्ता मुतालिया, मुशाहिदा, मुजाहिदा ये उसको पॉलिश करते हैं। तो ये जो शायरी आपको कुदरत की तरफ से आती है। जब मैंने ज़िंदगी में पे पहला शेर लिखा वो वज़न में था, ठीक थे बिल्कुल। इसका मतलब है कि शायरी मेरे अंदर थी जिसने मुझे शायर बनाया। फिर उस हवाले से शोरा की सोबत में रहा, बड़े बड़े शोरा जितने थे इस मुल्क के, उन तमाम की मुझे नसीब हुई उनसे बात करना, उनकी सोबत में रहना। तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। और मैं इस वक्त मेरी तकरीबन 13 किताबें हैं जिनमें से 7 शेरी मजमूए हैं। तो बाकी ये जो है वो जब मूड बनता है तो शायरी आती है तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इतना बिजी स्केड्यूल ज़ाहिर आप बैठ के लिखते हैं, उसमें टाइम भी लगता है लिखने में, कोई आम सी बात नहीं है कि आपने बैठे और आपने लिख दिया। अच्छा खासा ज़ाहिर है सोचने में भी टाइम लगता है। मुझे बताएं कि जब फिर आप फैमिली टाइम किस तरह से निकालते हैं, ख़ास तौर पर ये जो ओकेजन्स होते हैं, बड़ी ईद हो गई, छोटी ईद हो गई, कोई भी त्यौहार हो गया, शिकवे नहीं आते घर से? नहीं, शायरों को वो या जितने फनकारों को ये जो घर वाले हैं ना माफ़ कर देते हैं। अच्छा, हाँ, इनके लिए खास वो माफ़ी कहते हैं है। बेचारे ये अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा, तो वो शायरी ज़बरदस्ती नहीं की जाती। मतलब मेरा नुक्ता नज़र ये है कि शायरी जब आप पे आती है तो आप लिखते हो। ये ज़बरदस्ती वाला, हाँ ये है कि फरमाइशी तौर पे आप लिख सकते हो। मसलन टेलीविज़न वाले या रेडियो वाले मुझसे जब कोई फरमाइश करते हैं कि हमें ये मिली नगमा लिख दें या ये गीत लिख दें इस हवाले से, तो वो मैं फरमाइश पे लिखता हूँ। घर पे कभी फरमाइश नहीं हुई कि ये मुझे लिख दें, मेरे लिए कुछ लिख दें? नहीं, घर वालों ने नहीं कहा, इस तरह नहीं कहा। वैसे उनके लिए लिखा था, क्योंकि मेरी वो शादी भी जो है वो लव मैरिज ही है। वो मेरी फैन थी शायरी। अच्छा, तो लिहाजा, लेकिन उसके बाद उसके लिए कुछ नहीं लिखा। अच्छा, उसके बाद लिखा ही नहीं आपने? लिखना ही छोड़ दिया कि अब क्या फायदा, अब तो शादी हो गई। हाँ जी, बाकियों के लिए लिखता रहा ना फिर। अच्छा, उनमें आपको हुस्न नजर आना कम हो गया, आपने कहा नहीं दुनिया का हुस्न देख के मैं वहां पे लिखता हूँ। फिर बाकियों के लिए तो लिखता रहता हूँ। तो इस तरह फरमाइश होती है तो उसके मुताबिक लिखता रहता हूँ। उसके मुताबिक। ज़रबा, आप अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? बड़ी ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं? मतलब बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं, काम तो कोई इतना ख़ास होता नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये है कि गोश्त संभालना, घरेलू कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं इंसान के पास, तो सो के ज्यादा गुजारती हैं। बाकी सो के ज्यादा अच्छा, काम में कोई दिलचस्पी नहीं, किचन में जाने का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है? कुकिंग भी करती हूँ, लेकिन वो पहले थोड़ी बहुत रेस्ट कर ली और उसके बाद जो है आप कुकिंग की तरफ जाते हैं। और कुकिंग में फिर सारी, क्योंकि घर में जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, तो फिर मैंने ही सब कुछ बनाना होता है, मैंने ही सब कुछ प्रिपेयर करना होता है। बाकी बिरयानी और इस टाइप की जो डिशेस हैं वो अच्छा, बिरयानी बना लेती हैं। इसके अलावा क्या बनाती हैं? गोश्त में स्पेशलिटी आपकी क्या है कि मैं ये बहुत अच्छा गोश्त में कोरमा अच्छा कोरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। कोरमा इज ट्रिकी, आई थिंक। जो कोरमा अच्छा बना सकता है वो कुछ भी अच्छा बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ शामी कबाब भी अच्छे बना लेती हूँ। मतलब डिफरेंट डिशेस हैं, सब कुछ ट्राई करती रहती हूँ। सब कुछ ट्राई करते रहती। अरे अरीब साहब, आपको कुकिंग का शौक है कुछ खास? ईद के दिनों की तो चलें सारे ही कुकिंग कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन आम जिंदगी में आपको कुकिंग का शौक है कुछ? शौक तो है, लेकिन अपने जब मैं बाहर रहता था उस वक्त मैं कुकिंग करता था काफ़ी, क्योंकि उस वक्त मजबूरन ज़ाहिर है करनी पड़ती थी। तो फिर मैं ज़रा कुछ मसाले वसाले डाल के और कुछ लेकिन मैं क्या कहते हैं इम्प्रोवाइज करता था। मैं ये पूछने लगी जी, आप क्रिएटिव लोग हैं ज़ाहिर है, मतलब तो आप अपना क्या मतलब मैं बस कोई मुर्गी का सालन, कोई वो ज़्यादातर मुर्गी का सालन और बिरयानी मैं किसी तरीके से बना लेता था अपनी इनोवेटिव तरीके से। और क्योंकि मेरे मेहमान जो हैं वो गोरे होते थे क्रोएशिया के, तो उनको तो पता नहीं होता था कि असल क्या चीज़ है, तो उनको बहुत माइल्ड बनाते थे या वही जो पाकिस्तानी स्पाइसेस? नहीं, थोड़ा माइल्ड बनाना पड़ता था। हालांकि मुझे तो हमेशा से स्पाइसेस का शौक रहा है। अच्छा, लेकिन ये कि उनको तो वो भी बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं कि किस तरह मैं बनाता था। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा बनाते होंगे स्पाइसेस। देखें, आपको पसंद है, मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो स्पाइसेस। वैसे मुझे बड़ा शौक है कुकिंग शोज और रील्स वगैरह देखने का, मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ कुकिंग से। खास तौर पे जो का भी दिल करता है, बिल्कुल, खास तौर पे जो क्या कहते हैं कैंपिंग के दौरान या बाहर जंगल में
आग के ऊपर जो वाह, बारबेक्यूज जो होते हैं barbecue कुछ, होता है। वो मैंने काफ़ी किए भी हैं और वो मैं रील्स पे देखता भी रहता हूँ आज तक। उसको आप देखते भी रहते हैं। स्पाइसेस की आपने बात कर दी, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा स्पाइस आप डालें अपने म्यूजिक में और हमें थोड़ा सा कुछ सुनाएं, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा सेवन धरती चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा सेवन धरती चल। निस्बत लाल कलंदर दे विच, निस्बत लाल कलंदर दे विच, हर मुश्किल दा हल। चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा सेवन धरती चल। मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर हो मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर हो। क्या बात है, क्या बात है। आपको बल्कि ब्रेक की भी बीच में ज़ाहिर है ज़रूरत है, हमारे नाज़रीन को भी ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ शेरो शायरी भी सुनेंगे, आपकी ईद को मज़ीद अच्छा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।